आकाशवाणी के लिए मुंशी इतवारी लाल जैसे कालजयी धारावाहिक रचने का कीर्तिमान स्थापित करने वाले और जग बौराना जैसे स्तंभ से बेबाक पत्रकारिता के नए प्रतिमान स्थापित करने वाले वयोवृद्ध पत्रकार पंडित नरेश मिश्र जी आज हमारे साथ हैं। 50 से अधिक पुस्तकों की रचना और इसके साथ ही आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए हजारों की तादाद में फीचर, धारावाहिक, नाटक, अनेकानेक रचना धर्म निभाने वाले करने वाले वयोवृद्ध पत्रकार नरेश मिश्र जी को अगर प्रयागराज की पत्रकारिता का पितामह कहा जाए तो कतई अतिशयोक्ति न होगी। चूंकि अवस्था इनकी ज्यादा है, इसलिए हमने मुनासिब समझा कि इन्हें स्टूडियो में न बुलाकर इनके स्थान पर आकर इनसे बातचीत की जाए। और न्यूज इन्फोमैक्स इंडिया का यह सौभाग्य है कि आपका वरद हस्त इस संस्था को प्राप्त है। हमारे मुख्य संरक्षक हैं ये, और साथ साथ इस बात की खुशी भी कि आज इनसे की जाने वाली बातचीत हम आप सब तक पहुंचा पाएंगे। तो बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इन्फोमैक्स इंडिया पर। अपने दर्शकों के लिए हम जानना चाहेंगे कि कब आपने ये यात्रा शुरू की थी? 1960 से मैंने पत्रकारिता और लेखन शुरू किया। गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, अभ्युदय और साहित्य भंडार जैसी संस्थाओं में काम करने का मुझे अवसर मिला। मेरे प्रिंट गुरु थे रामानंद दोषी, जो कादम्बिनी के संपादक थे। उन्होंने मुझे पत्रकारिता का एक सूत्र समझाया जी। बजा कहे जिसे आलम उसे बजा समझो, जबाने खल्क को नकारे खुदा समझो। जी। 1967 में मैं आकाशवाणी की सेवा में आ गया और उसके पहले से मुंशी इतवारी लाल धारावाहिक का लेखन मैंने शुरू कर दिया था। अच्छा, इस धारावाहिक का लेखन आपने आकाशवाणी की सेवा में आने के पहले ही शुरू कर दिया था। एक बात कहना चाहता हूँ जी जी बिल्कुल कि मुंशी इतवारी लाल की प्रसिद्धि के कारण ही मुझे आकाशवाणी में स्क्रिप्ट राइटर के रूप में चुना गया। अच्छा अच्छा, तो ये मुंशी इतवारी लाल की ही देन है आपकी इस आकाशवाणी को सेवा। और जग बौराना कॉलम जी मैंने शुरू किया। उस पत्र समाचार पत्र के संपादक थे सत्यनारायण जायसवाल जी। वो मुझे बहुत पसंद करते थे। जी। एक बार
ऐसा हुआ जी। कि मैं छुट्टी पर चला गया। हम्म। वेदालंकार जी उस समय समाचार संपादक थे। जी। तो उन्होंने कलम जारी रखने के लिए जी। मेरी जगह लिखना शुरू किया। अच्छा, स्वयं उन्होंने? हाँ। अच्छा। सत्यनारायण जायसवाल जी को ये बात खटक गई। जी। उन्होंने 4 दिन बाद मुझे छुट्टी से वापस आने पर बुलाया जी। और कहा कि आपने 4 दिन का पेशगी लिख दिया था। मैंने कहा नहीं, वेदालंकार जी ने मेरी एवजी निभाई थी। जी। तो उन्होंने वेदालंकार जी को फौरन अपने चेंबर में बुलाया और बहुत फटकारा। कहा, आपको हाथ से व्यंग्य लिखने की तमीज नहीं है। आपने क्यों मिश्र जी की एवजी में लिखा? वो वेदालंकार जी ने सफाई दी, कलम जारी रखना जरूरी था। सत्यनारायण जायसवाल जी ने कहा, आप इसके बदले लिख देते कि कॉलमनिस्ट 4 दिन की छुट्टी पर गया है, तो यह कॉलम ज्यादा लोकप्रिय होता। तो ऐसे पत्रकारों का सानिध्य मुझको मिला कि मुझे लेखन का अनुभव प्राप्त होता गया। अच्छा, एक बड़ा मजेदार प्रश्न यहाँ उभरता है। आपने अभी जिस संस्मरण का आपने जिक्र किया कि आपके अनुपस्थित में आदरणीय वेदालंकार जी ने प्रयास ये किया कि वो कॉलम जारी रहे और आपके बजाय उन्होंने उसको लिखा, जिसे आपके जायसवाल जी ने जो उस समय संपादक थे उन्होंने उचित नहीं माना। आज के दौर में तो तमाम ऐसे भी पत्रकार हैं जो शायद खुद 2 लाइन न लिखना जानते हो। उनकी फौज है बाकायदा, उन्होंने लोगों को हायर कर रखा है, वो उनके लिए लिखते हैं और वो लिखने के बाद खाली उसमें 1-2 लाइन की या कहीं कुछ 1-2 शब्द की तरमीम कर देते हैं और वो उनके नाम से छप जाता है। तो उस पर कोई आपत्ति कहीं किसी को न होती है, न कोई कहने आता है, न कोई बताने जाता है। यहां ये प्रश्न उठता है कि आपने पत्रकारिता का वो दौर देखा है जिसमें 3 पीढ़ियों का संक्रमण काल रहा। तो इतने लंबे अरसे में आपको नाना प्रकार के अनुभव प्राप्त हुए होंगे। आपके मार्गदर्शन से जब हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है तो आपका अनुभव तो फाती के समान है पत्रकारिता के लिए। आज की पत्रकारिता में जो आज का पत्रकार है उसे आप कहाँ खड़ा पाते हैं? आज की पत्रकारिता और पत्रकारों के बारे में जी। मैं
अपने गुरु की सलाह दोहराता हूँ। जी। पत्रकार को निष्पक्ष होना चाहिए। जी। उसे ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। जी। समाचार पत्र की अपनी नीतियां होती हैं। जी। पत्रकार को पहले उन नीतियों को समझ के नौकरी ज्वाइन करनी चाहिए। जी। इसमें किसी प्रकार का विवाद खड़ा न हो, इसके लिए पत्रकार को सावधान रहना चाहिए। जी। और उसे निष्पक्ष तरीके से कलम चलानी चाहिए। आजकल कलम का रिवाज तो खत्म हो गया है। जी। हम लोग एक जमाने में घटनाक्रम के अनुसार कटिंग लिफाफे में रखते थे। जी। आज गूगल करके आप समाचार संबंधी जी। सारा मैटर पा सकते हैं। जी। जी। तो पत्रकारिता के सामने बहुत चैलेंज है। जी। और इस पेशे में वही आ सकता है जिसे इसमें गहरी रुचि और अनुभव हो। आप एक बात बताएं, ये बिल्कुल आपने सही कहा कि ये तो प्रतिमान है, मानदंड है वो जिसपे पत्रकार को पत्रकारिता करनी चाहिए। उसे निष्पक्ष होना चाहिए, पूर्वाग्रह ग्रहित न होना चाहिए, राग द्वेष से मुक्त होना चाहिए। ये सारी बातें ठीक है। सवाल ये है हमारा कि आज के दौर में जो पत्रकारिता देखने को मिल रही है, आज तो हालत ये है कि वो छोटा से छोटा पत्रकार हो या बड़ा से बड़ा, सभी दो खेमों में खड़े दिखाई पड़ते हैं, या इस पक्ष में या उस पक्ष में, या कह लें कि इसके विरोध में या उसके विरोध में। ऐसे में तटस्थ भाव जो पत्रकार के लिए एक पहली शर्त होती है, वो तो कहीं गुम हो गई। मध्य मार्ग भी होता है। जी। इसे मध्य मार्ग को अपनाने से पत्रकार की प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। जी। और उसे राग द्वेष का शिकार नहीं होना पड़ता। मुख्य चीज ये उभर करके आ रही है कि मध्य मार्ग ही श्रेष्ठ मार्ग है जिसका चयन पत्रकार को करना चाहिए। ये विशेष रूप से पत्रकारिता में रुचि रखने वाले हमारे नवागंतुक जो हैं, उनके लिए एक वयोवृद्ध पत्रकार का खास संदेश है कि मध्य मार्ग को ही अपनाने का प्रयास करना चाहिए। बहरहाल पत्रकारिता के संदर्भ में बात चली है तो एक सवाल और उठता है ये कि आज इतनी उम्र में भी आप पूर्णतया सक्रिय हैं, आप लिख रहे हैं, आप स्तंभ दे रहे हैं, और साक्षात को प्रमाण क्या कि आप हमारे साथ बैठ के अपने दर्शकों के लिए कुछ अपने विचार सुझाव साझा कर रहे हैं।
कैसे तारतम्य बैठाते हैं आप अपने दिनचर्या में, अपने स्वास्थ्य में, अपने लेखन में? खासतौर पे अपडेट रहने के लिए आज जो कुछ चल रहा है उसको देखने के लिए आपको टीवी इत्यादि भी देखना पड़ता होगा, रेडियो भी सुनना होता होगा, अखबार भी आप पढ़ते होंगे, तो कैसे तारतम्य बैठाते हैं इन सब चीजों में? मैं प्रातः काल उठ जाता हूँ और सबसे पहले न्यूज देखता हूँ और उसके बाद समाचार पत्र पढ़ता हूँ। अपडेट रहने की पूरी कोशिश करता हूँ। अब लिख नहीं सकता जी, मेरा हाथ कांपता है जी, इससे बोल देता हूँ मोबाइल पर विवेकानंद त्रिपाठी लिख देते हैं। जी, इस तरह कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब ये कि आपका हाथ कांप रहा है, इस वजह से आप नहीं लिख पा रहे हैं, तो वो बाधा आपकी दूर कर रहे हैं आदरणीय विवेकानंद त्रिपाठी जी। हाँ, आप बोल देते हैं फोन पर, वो लिख लेते हैं हाँ, और उसके बाद वो प्रकाशित होने के लिए चला हाँ, जाता है। हाँ। तो पत्रकारिता के संदर्भ में तो काफी हमारी आपकी बात हो गई, और अभी तो इसको बहुत विस्तार देना बाकी है। आपसे संबंधित संस्मरणों पर आधारित हम एक श्रृंखला अपने दर्शकों को आगे दिखाएंगे, लेकिन आज बातचीत का सिलसिला हम समाप्त करें इससे पहले अंतिम सवाल। आज के दौर में जब हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात कर रहे हैं, 2022 उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों के बारे में खासतौर पर आपका अनुभव और विश्लेषण क्या इंगित करता है? आपको क्या दिख रहा है इस 2022 के चुनाव में क्या हो सकता है? कबीर दास जी का एक दोहा याद आता है। जी, जाति न पूछो साधु की, जी, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल कर तलवार का धरी रहन दो म्यां। अब जाति के आधार पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है। अच्छा, मुद्दों की बात भुला दी गई है। मुद्दे किसी के पास हैं ही नहीं। पिछले 5 वर्षों में जी, सत्तारूढ़ पार्टी ने इतना काम किया है, जी, प्रदेश की आबादी को देखते हुए जी, वो कम नहीं है। अच्छा, तो मुफ्त का आश्वासन देने वाली पार्टियों पर कोई विश्वास नहीं करना चाहता। तो आपके आकलन के मुताबिक ये 5 वर्ष में सत्तारूढ़ पार्टी ने काम ठीक ठाक किया है, और उसके आधार पर तो निश्चय है कि उनको फिर से चुना जाना चाहिए। हाँ, लेकिन बात आती है जब निष्पक्षता की, तो ठीक है, हम आपकी इस राय से असहमति नहीं रखते। काम बहुत हुए हैं, बहुत कुछ किया गया, लेकिन इसके बावजूद ये सतत प्रक्रिया है
कहीं न कहीं कोई चूक रह जाती है। एक कोई चूक बताइए आप जो सरकार ने की हो अपने इस 5 साल के शासनकाल के दौरान। चूक तो सबसे बड़ी मुख्यमंत्री के द्वारा हुई है। क्या? वो अफसरशाही की बहुत सुनते हैं। अच्छा। अफसरशाही के चश्मे से देखते हैं, जी। उनके कानों से सुनते हैं, उनके विचारों का प्रतिपादन करते हैं। जी। इससे उन्हें समाज के व्यक्ति की शिकायतें नहीं सुनाई पड़ती। ये उनका सबसे बड़ा दोष है। मैं प्रयास करूंगा कि आपका ये संदेश अपने प्रबंधन से मैं कहूंगा कि इसे टैग करके प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी श्री आदित्यनाथ जी तक पहुंचाया जाए कि देखिए आपके काम की तो सराहना एक वयोवृद्ध पत्रकार कर रहे हैं जो आपने की है पिछले 5 वर्षों में जो कुछ जैसा किया, किंतु साथ साथ आप चूक कहाँ कर रहे हैं वो ताकीद भी आपको ऐसे बुजुर्ग लोग करते हैं। कृपया आदरणीय योगी महाराज जी इस पर भी ध्यान दीजिए, ये आपके हित की ही बात कह रहे हैं। योगी जी की तो चूक आपने बताई कि भाई वो प्रशासनिक अमले के चंगुल में फंसे हुए हैं, लेकिन आप सब बड़े बुजुर्गों से ही पत्रकारों से ही सुनते चले आ रहे हैं, एक स्थापित सा प्रतिमान है, एक मानदंड है कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। और आज की तारीख में विपक्ष इस तरह बिखरा है कि मजबूती की बात कौन कहे, यहाँ तो यही तय कर पाना मुश्किल है कि विपक्ष है कहाँ और कौन। तो जहां आपने योगी जी की एक चूक की तरफ इशारा किया, विपक्ष में कहां क्या चूक उनसे हो रही है कि मजबूती नहीं मिल पा रही और इस तरह लोकतंत्र का स्वास्थ्य खतरे में पड़ रहा है, क्या कहेंगे? समाजवादियों से हम ये कहेंगे कि जाति धर्म के बंटवारे पर अगर चुनाव जीत लिया तो कुछ हासिल नहीं होगा। कांग्रेस से हम कहेंगे कि हिजाब के मामले को बिकनी तक न पहुंचाए प्रियंका गांधी। मायावती जी से हम ये कहेंगे कि अपनी जात और मजहब के खोज से बाहर निकलिए और AIM के असदुद्दीन ओवैसी से कहेंगे कि बंगाल में आपकी वजह से तृणमूल का झंडा बुलंद हो गया। आप उत्तर प्रदेश में यही करने आए हैं और करते रहिए। इससे विपक्षियों का भला होगा। हालांकि सारे सर्वे ये बता रहे हैं कि
योगी जी के नेतृत्व में जी। भाजपा सरकार बनाएगी, लेकिन विपक्ष का मजबूत होना भी जरूरी है। लेकिन ये काम विपक्ष को खुद करना है। योगी जी इसमें विपक्ष की कोई मदद नहीं कर सकते, न उन्हें करना चाहिए। देखिए, खास बात उभर करके ये आ रही है कि भाई विपक्ष के बिखरने का कारण क्या है वो तो वो खुद जानते हैं। मजबूत नहीं हो पा रहा है विपक्ष, उसका बड़ा कारण यही है कि सब अपनी अपनी लामबंदी, अपने अपने खेमेबंदी में लगे हुए हैं। तो भाई जाति धर्म की राजनीति छोड़िए, निहित स्वार्थों की राजनीति छोड़िए। जो देश हित में हो, राष्ट्र हित में हो, प्रदेश के हित में हो, वो कोई भी हो। मैं ये नहीं कहता कि वो भाजपा है या कांग्रेस है या सपा है या बसपा है या और भी कोई और, वो जो भी आपको समझ में आए कि वो देश हित और राष्ट्र हित की बात कर रहा है, उसके पक्ष में आप जाएं तो निश्चय ही आप सत्ता में आए ना आए, आप विपक्ष को मजबूती दे पाएंगे। इन्हीं बातों के साथ हम आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि आपने न्यूज इन्फोमैक्स इंडिया से बातचीत करने के लिए इतना हमें वक्त दिया। और हालांकि हमारे दर्शकों को थोड़ी असुविधा अवश्य हुई होगी कि बैकग्राउंड में कुछ गाजे बाजे की आवाज आ रही है। उसका कारण ये है कि शादी ब्याह का मौसम ये चल रहा है, तो भाई बहुत देर प्रतीक्षा हम लोगों ने की कि बाजा बंद हो जाए, उसके बाद ही हम रिकॉर्डिंग करें। लेकिन भाई किसी की शादी कैसे रोकी जा सकती है, इस पे भी एक नया पखेड़ा खड़ा हो सकता है कि भाई आपका अपना प्रोग्राम रिकॉर्ड होना है, इसके लिए हम अपनी शादी रोक दें। खैर, इस एक असुविधा के साथ भी जो बातें आदरणीय नरेश मिश्र जी ने बातचीत के दरमियान रखी हैं, कही हैं, उन सभी में बड़ा सार निहित है। उसे गहन जांच पड़ताल के बाद ही कोई निष्कर्ष उसके जरिए निकाला जा सकता है। हमें उम्मीद है आप सूर्य दर्शक ऐसा अवश्य करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को न्यूज इन्फोमैक्स इंडिया यानी NII देखने के लिए बहुत बहुत आभार।